हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 में बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, तो हम उन स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है और शायद 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न को बताया है, वो भी प्रश्न के साथ में उत्तर भी। तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 100% यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, जो हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और एक एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न के साथ में उत्तर। यहाँ पर पहला प्रश्न आपका क्या आ चुका है। पहला प्रश्न देखिए, अवसर लागत से आप क्या समझते हैं। जो अवसर लागत है, पहला प्रश्न है अर्थशास्त्र का अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, कि अवसर लागत से आप क्या समझते हैं। इसका आपको परिभाषा देना है, इसका आंसर आपको देना है। तो परिभाषा भैया ये पूछा गया है, तो इसका आंसर देखिए क्या है। अवसर लागत से अभिप्राय उस क्या है छोड़ी हुई वस्तु अथवा अवसर की लागत से है जिसके बदले किसी दूसरी वस्तु का उत्पादन किया जाए अथवा किसी अन्य अवसर का चुनाव किया जाए। यानी यहाँ पर बात क्या हो रही है। प्रश्न नंबर जो आपका पहला, कि अवसर लागत से आप क्या समझते हैं, इसका जो आंसर है कि जो अवसर लागत है, इसका जो अभिप्राय है बेसिकली किससे है, जो छोड़ी गई वस्तु अथवा अवसर की लागत से है जिसके बदले किसी दूसरी वस्तु, यानी एक के बदले किसी दूसरी वस्तु का क्या है उत्पादन किया जाए अथवा किसी अन्य अवसर का चुनाव किया जाए। यानी एक अवसर, जैसे एक अन्य वस्तु नहीं चल रहा है तो उसी की जगह पर किसी दूसरे का चुनाव कर लिया जाए और अन्य अवसर का क्या है चुनाव किया जाए उसी के जगह पर। तो ये अवसर लागत का क्या हो गया, एक प्रकार से परिभाषा हो गया। तो ये पहला प्रश्न था, हमने इसका आंसर दे दिया है। और स्टूडेंट यदि आप तैयारी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, तो इन सभी प्रश्नों को आप नोट कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट का डिमांड था कि सर अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर वीडियो बनाइए, वो भी प्रश्न के साथ में उत्तर भी। तो आज का ये वीडियो उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। देखिए, तो दूसरा जो प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। दूसरा प्रश्न देखिए, तुष्टिगुण की माप की गणनावाचक दृष्टिकोण की कोई एक आलोचना बताइए। जो तुष्टिगुण की माप की गणनावाचक क्या है दृष्टिकोण की कोई एक आलोचना बताइए। यहाँ पर आलोचना बताना है, तो इसका आंसर देखिए क्या है। तुष्टिगुण व्यक्तिगत होता है, अर्थात व्यक्तियों में आय, रुचि, स्वभाव का अंतर पाया जाता है, जिस कारण किसी भी एक वस्तु से मिलने वाला तुष्टिगुण प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या है भिन्न भिन्न होता है, अतः इसे मापना संभव नहीं है। यानी यहाँ पर बात क्या हो रही है स्टूडेंट, कि जो तुष्टिगुण की माप है ये गणनावाचक दृष्टिकोण की कोई एक आलोचना हमें बताना है, और इसका जो आलोचना है किन व्यक्तियों से है, अर्थात उन व्यक्तियों में आय, जिसमें क्या है आय यानी पैसा, रुचि यानी उसमें काम करने की लगन, स्वभाव भी होना चाहिए अथवा अंतर पाया जाता है, जिस कारण किसी भी एक वस्तु से मिलने वाले तुष्टिगुण यानी उससे संतुष्टि या तुष्टिगुण प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न होता है, अतः इसे मापना या संभव नहीं है। क्या है, इसे जो मापना है तुष्टिगुण को, ये संभव नहीं है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है, इसका भी हमने आंसर बता दिया है। जितने भी हम आंसर यहाँ पर आपको बता रहे हैं प्रश्न के साथ में, सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है और आपके खासकर पूरी बुक से लिया गया है। पूरी बुक से लिया गया ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। और स्टूडेंट यदि आपने और भी हमारे सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया, जैसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज़ जाइए ज्वाइन कीजिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं हमसे, इंस्टाग्राम पर मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए आप हमें फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद में देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, मांग को परिभाषित कीजिए। जो मांग है, आपका चैप्टर का नाम है मांग एवं मांग का परिचय है, तो वो भी चैप्टर से लिया गया है। ये आपका अर्थशास्त्र का प्रश्न, कि मांग को परिभाषित करना यानी इसका क्या है परिभाषा देना है। तो इसका परिभाषा देखिए, प्रो मेयर्स के अनुसार, प्रो जो मेयर्स हैं यानी एक वैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की सारणी होती है जिन्हें क्रेता समय विशेष पर सभी संभव मूल्यों पर खरीदने का क्या है खरीदने के लिए तैयार है। यानी यहाँ पर जो बात हो रही है मांग की बात हो रही है, मांग। तो इसमें जो प्रो मेयर्स हैं इनके अनुसार जो मांग की परिभाषा है,
कि किसी एक वस्तु की मांग, यानी कोई एक वस्तु है, जैसे कि हम एक वस्तु चाय रख लेते हैं, तो चाय वस्तु मांग उन मात्राओं की सारणी होती है, यानी उस मात्राओं की क्या होती है, सारणी होती है, जिन्हें क्रेता समय विशेष सभी संभव मूल्यों पर क्या है, खरीदने के लिए तैयार रहता है। कोई भी संभव या असंभव मूल्यों पर उनको खरीदने के लिए क्या है, तैयार रहता है क्रेता, उसी को हम मांग कहते हैं। तो ये तीसरे का भी हमारा परिभाषा हो गया। मैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ आप प्लीज़ कॉपी में नोट करते चलिएगा, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। मैं जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आता हूँ आप प्लीज़ उनको तैयार कीजिए, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी आपने टारगेट फिट किया हो कि 90 प्लस या 95 प्लस आप ला सकें, उसके लिए हम बहुत ही दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब आप भी मेहनत कीजिए, तभी आप सफल होंगे और इस टारगेट को आप हिट कर पाएंगे। तो मेहनत कीजिए स्टूडेंट, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और जो भी आप कमेंट करेंगे कि सर इस पर वीडियो लाइए, तो हम ज़रूर लेकर आएंगे। उसके बाद में देखिए चौथा नंबर प्रश्न, मांग को कब पूर्णतया बेलोचदार कहा जाता है। क्या है, जो मांग है इसको पूर्णतया बेलोचदार कब कहा जाता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर देखिए, जब किसी वस्तु का मूल्य में परिवर्तन होने पर भी उसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसी वस्तु की मांग क्या है, पूर्णतया बेलोचदार होती है। यानी जो ऐसी वस्तु है इसकी जो मांग है पूर्णतया क्या होती है, बेलोचदार होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, मांग को पूर्णतया बेलोचदार कहा जाता है। तो ये मांग को पूर्णतया बेलोचदार कहा जाता है, इसका ये परिभाषा हो गया कि जब किसी वस्तु का क्या है, मूल्य में परिवर्तन होने पर भी उसकी मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी उसका मूल्य में परिवर्तन, जैसे चाय की कीमत 10 रुपये है, अब वही कीमत 20 रुपये हो गई, तो उसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी वस्तु को मांग पूर्णतया बेलोचदार होती है। उसके बाद में देखिए पाँचवा नंबर प्रश्न देखिए, स्टूडेंट बैकग्राउंड में, इस वीडियो के बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा वॉइस आ रही होगी, बैकग्राउंड वॉइस, तो आप प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये कीड़े पतंगे हैं जो कि हमारे यहाँ पर रहते हैं और उड़ते रहते हैं। सभी के यहाँ पर रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही हैं। तो देखिए पाँचवा नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है यहाँ पर, अर्थशास्त्र का अति लघु उत्तरीय का हम सभी प्रश्न बता रहे हैं। यदि आप कहेंगे दीर्घ उत्तरीय पर और लघु उत्तरीय पर प्रश्न के सहित उत्तर लेकर आने, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वो भी वीडियो जल्द ही आ जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए आपका, उत्पादन में दीर्घकाल किसे कहते हैं। क्या है, जो उत्पादन है इसमें दीर्घकाल किसे कहते हैं, इसका परिभाषा बताइए। तो इसका परिभाषा क्या है, ये वो अवधि है जिसमें उत्पादक परिवर्तनशील एवं स्थिर दोनों प्रकार के घटकों में परिवर्तन कर सकता है। अन्य शब्दों में ये कहा जाता है, अतः दीर्घ अवधि में सभी घटक परिवर्तनशील होते हैं। अवधि में उत्पादन को किसी भी स्तर तक क्या है, प्रभावित किया जा सकता है। उत्पादन में दीर्घकाल किसे कहते हैं, यहाँ पर ये जो परिभाषा पूछा गया है, 3 नंबर का ये भैया आपका प्रश्न है और 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 3 दाम 30 नंबर, यानी 100 नंबर का पूर्णांक है भैया, तो 100 नंबर की पूर्णांक के हिसाब से सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर 30 नंबर का सवाल होता है, तो सवाल के लिए आपको 30 नंबर के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और इसको लिखकर याद करना पड़ेगा। तो उत्पादन में दीर्घकाल किसे कहते हैं, इसका भी हमने परिभाषा दे दिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए 6 नंबर परिभाषा क्या है, 6 नंबर जो हमारा प्रश्न क्या है, लागत से आप क्या समझते हैं, इसमें क्या क्या शामिल होते हैं। जो लागत है इससे आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा आपको देना है यहाँ तक। उसके बाद में इसमें क्या क्या शामिल होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए इसका परिभाषा क्या है, लागत से अभिप्राय उन सभी भुगतानों से होता है जिन्हें कोई उत्पादक वस्तुओं के उत्पादन में क्या है, प्रयुक्त साधनों के उपयोग के लिए करता है। यहाँ पर बात क्या हो रही है, लागत का यहाँ पर जो परिभाषा पूछा गया, तो यहाँ तक आपका परिभाषा कंप्लीट हो गया कि लागत का अभिप्राय उन सभी भुगतानों से होता है जिन्हें कोई उत्पादक क्या है, कोई एक उत्पादक है, जैसा हम एक उत्पादक हैं, हम उस चीज़ को उपयोग कर रहे हैं, उसको हम उत्पादक कर रहे हैं। तो वस्तुओं के उत्पादन में, वस्तुओं का जो एक, जैसे हम उत्पादक हैं और हम उत्पादन, जैसे हम एक बैगन की खेती लगाते हैं तो हम एक उत्पादक हैं, तो उसके बाद में क्या है, वो जो बैगन की खेती होगी उसको हम क्या कहेंगे, उत्पादन कहेंगे। तो प्रयुक्त साधनों के उपयोग के लिए प्रयुक्त करता है, इसी को हम लागत कहते हैं। जैसे एक चीज़ में हम, जैसे बैगन की खेती पर हम अपना एक पैसा लगा दिए कि ये हम इसको क्या है, खेती करेंगे, बैगन की खेती करेंगे, तो हम एक प्रकार से उत्पादक हैं। उत्पादक के तत्पश्चात क्या हुए, जो हम उत्पादन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बैगन की क्या है, बैगन के हम उत्पादन कर रहे हैं, तो इसी को हम लागत कहते हैं। लागत क्या होता है, एक
लागत लगाने वाला एक क्या होता है, उत्पादक ही होता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, तो इसका आंसर देखिए क्या है। उत्पादन लागत में लागन, कच्चे माल का मूल्य यानी जो कच्चे माल का मूल्य होता है यानी पैसा, मजदूरी जैसा कि हमने बताया मजदूरी भी लगेगी आपको, और ब्याज भी, वेतन भी, मूल्यह्रास भी, बीमा व्यय और सामान्य लाभ, यानी किस प्रकार से उस बैगन की खेती से हमें लाभ होता है उस प्रकार से। तो एक प्रकार से एक परफेक्ट एग्जाम्पल है बैगन की खेती वाला। लागत से आप क्या समझते हैं, तो ये 6 नंबर का हमने परिभाषा और क्या है इसका उत्तर भी हमने दे दिया है। उसके बाद में देखिए 7वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है। औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है, इसका आपको परिभाषा देना है। जो आपका औसत आय है इसकी गणना किस प्रकार की जाती है इसको आपको बताना है। तो इसका आंसर देखिए क्या है। औसत आय से तात्पर्य किसी वस्तु की प्रति इकाई कीमत से होती है। सामान्यतया किसी फर्म की क्या है, किसी फर्म की कुल आय में वस्तु की बेची गई इकाइयों की संख्या को भाग देने पर जो भागफल आता है उसे हम औसत आय कहते हैं। यानी यहाँ पर जो बात हो रही है, क्या हो रही है कि औसत आय की गणना, यहाँ पर गणना किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से की जाती है, तो यहाँ पर उसका पूरा डिटेल दिया गया है, यानी इस प्रश्न के उत्तर में दिया हुआ है। इसको आप पढ़ लीजिए, सारी चीज़ें आप समझ लीजिए। 8वां नंबर प्रश्न देखिए हमारा क्या है। उत्पादक कौन है, उत्पादक कौन है। जैसे भैया हमने पढ़ा किसमें, किसमें पढ़ा, लागत वाले में, कि लागत से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लागत से आप क्या समझते हैं, इसमें क्या क्या शामिल होते हैं ये आप देख सकते हैं। तो इसमें हमने बताया है। उसी प्रकार से उत्पादक कौन है यहाँ पर पूछा गया था। उत्पादक उत्पादन और लागत। तो हमने जैसे बताया था एक उत्पादक उत्पादन के घटकों को प्रयोग कर वस्तुओं और सेवाओं का क्या है निर्माण करता है। जैसा कि हमने बताया कि भैया कि बैगन की खेती वाला है पूरा सिस्टम, सेम उसी प्रकार से हम उत्पादक हुए, हम बैगन की खेती कर रहे हैं, उत्पादन क्या कर रहे हैं, बैगन उत्पादन कर रहे हैं। लागत क्या लग रहा है, हमारा पैसा लग रहा है, उसी के आधार पर सारी चीज़ें होंगी। तो ये उत्पादक कौन है ये आप समझ सकते हैं। 8वां प्रश्न है, सिंपल सा इसका आंसर है, 3 नंबर आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। और याद रखिएगा स्टूडेंट, जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये आपको आपकी बुक में सारे मिल जाएंगे, प्रश्न का आंसर और प्रश्न का भी मिल जाएगा, क्योंकि आपकी बुक से हम बाहरी नहीं बताएंगे, पूरी बुक से लिया गया है, कहीं से भी लिया गया है, बस आपको ढूंढना है। 9वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है आपका। बाजार क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण कीजिए। जो आपका बाजार क्षेत्र है इसके आधार पर क्या करना है, बाजार का वर्गीकरण करना है। तो देखिए इसका किस प्रकार से वर्गीकरण है, 3 नंबर का प्रश्न है। देखिए सबसे पहले पर है क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा आपका समय के आधार पर वर्गीकरण, तीसरा है बिक्री के आधार पर वर्गीकरण, चौथा है आपका बिक्री की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण, 5वां है प्रतियोगिता के आधार पर वर्गीकरण, और 6 नंबर जो है हमारा क्या है, वैधानिकता के आधार पर वर्गीकरण। तो हमें इतना वर्गीकरण करना है, ये हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो हमें इतना ही लिखना है और 3 नंबर दे दिया जाएगा। अब भैया यही प्रश्न आपका आ जाता है दीर्घ उत्तरीय में। क्या आ जाता है, दीर्घ उत्तरीय में यही प्रश्न आ जाता है, जिसमें आपको 10 नंबर दिए जाएंगे और 10 नंबर के लिए 250 वर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी 250 शब्दों में लिखने का पड़ेगा आपको ये वाला प्रश्न। तब आप क्या करेंगे, तब भैया करेंगे क्या, जो आपको यहाँ पर लिखा है क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण, तो इसके बारे में क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। इसका आंसर आपको पूरा देना है, क्या है आपको इसका पूरा आंसर देना है। फिर उसके बाद में दूसरे वाला का तीसरे, चौथे, 5वें और 6वें, यानी आपके 6 जो आपके बाजार क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण है 6 के आधार पर करना है, तभी जाकर आपको 10 नंबर मिलेगा। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 ही प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें भी आपको 30 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को कीजिए, सभी प्रश्नों को समझिए, क्योंकि कोई भी प्रश्न कमज़ोर नहीं है। उसके बाद में देखिए 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या है हमारा। न्यूनतम कीमत से आय अभिप्राय है। जो आपका न्यूनतम कीमत है इससे जो आय अभिप्राय है, या इससे क्या है अभिप्राय क्या है न्यूनतम कीमत से, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर देखिए क्या है। न्यूनतम कीमत से अभिप्राय उस न्यूनतम कीमत से है जो बाजार में सरकार द्वारा किसी वस्तु के लिए निश्चित की जाती है। ऐसा साधारणतया किसानों की आय स्थिर करने के लिए किया जाता है। क्या है, किसानों की आय स्थिर करने के लिए न्यूनतम कीमत से आय अभिप्राय का क्या है पूरा सिस्टम किया जाता है। सारी चीज़ें न्यूनतम कीमत पर ही आधारित रहती हैं। तो ये 10 प्रश्न थे जो कि आपको हमने बता दिया है, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। इसको लिखने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है, रिसर्च करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है स्टूडेंट।
तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर हमारे नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ में पढ़ रहे हो, आपकी क्लास में पढ़ रहे हो, उनको वीडियो ये ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके और हमारा भी हेल्प हो सके। तो बहुत ही ज़्यादा मायने लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा था। ये पार्ट 1 वीडियो था, इससे पहले हमारा पार्ट 2 वीडियो आएगा इसके बाद में। तो ये पार्ट 1 वीडियो था, पार्ट 2 भी वीडियो हमारा जल्द ही आने वाला है। कमेंट कीजिए और जो भी वीडियो पर आपको या जिस भी सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए उस पर भी हमें बताइए, हम वो वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।